नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक क्या है आपका? जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम है, तो उसी के लिए आपका मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट हमने एक आपका इससे पहले लगाया था, तो इसी में मॉक टेस्ट नंबर 2 इस सीरीज में हम पढ़ेंगे। तो मॉक टेस्ट में आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एसएससी जीडी हो या आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, उसके लिए आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये टॉप 20 सीरीज के नाम से हमने स्टार्ट किए और इस क्रम में आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 हम इसमें करेंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ें और जो आपके क्वेश्चन है आप इन्हें देखें, जांचें, परखें और अपने आप को ये साबित करें कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है और आप इसमें कितने अंक ला सकते हैं। तो देखेंगे, आप मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ जुड़ने के साथ में जो आपके क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, सब आप जानते हैं। स्कर्वी रोग ऑप्शन में विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, सभी आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग बताएंगे सभी कमेंट करके जी। स्कर्वी रोग, हाँ जी, कमेंट आपकी आ रही है सभी की जी। विटामिन सी, अधिकतर कमेंट दिखा रहे हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी आप जानेंगे, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका स्कर्वी रोग होता है। क्लियर हुआ? अब आपको जानना है, जैसे आपसे पूछा जाता है विटामिन ए, अगर पूछ रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसे आप पढ़ते हैं रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी से आपने पढ़ लिया कौन सा? स्कर्वी। विटामिन के की कमी से अगर आपसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन आता है रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? विटामिन के। और विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा है जी। विटामिन ए रतौंधी रोग हो गया, विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है? सूखा रोग। और विटामिन सी आपने पढ़ लिया है कौन सा रोग है? आपका स्कर्वी रोग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे एक और आप याद रखेंगे, जो विटामिन बी1 है, बी1 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थायमीन। थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है आपका? बेरी बेरी। क्लियर हो गया? कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी जी। इसी क्रम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल के बारे में आपको बताना है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, सिट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनमें से आप कमेंट करके बताएं सभी कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है। बताएंगे सभी कमेंट करके जी। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर कौन सा आपका? सिट्रिक एसिड। कौन सा है? सिट्रिक एसिड। क्योंकि आप देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, तो ये सब क्या है? ये आपके नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए। जो सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड आप पढ़ते हैं कि नींबू में जो पाए जाने वाला एसिड है, नींबू में पाया जाने वाला एसिड कौन सा? आपका सिट्रिक एसिड। तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो जो आपके प्राकृतिक होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, और जो हमने कृत्रिम तरीके से आपके बनाए हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। तो जो दुर्बल अम्ल होंगे तो उनका जो पीएच मान है, दुर्बल अम्ल का पीएच मान इनसे आपका थोड़ा ज्यादा मिलेगा और इनका आपका कम मिलता है। तो क्लियर हो गया आपका जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? तो तालिका विकसित की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ये आपके 4 ऑप्शन है, गोथे, क्यूवियर, जॉन रे, थियोफ्रेस्टस। सभी बताएंगे कमेंट करके बताएंगे सभी कि किसने आपकी जंतुओं से विकसित आपकी तालिका विकसित की। आंसर बताएंगे सभी जी। सभी बताएं, आंसर करें जी। तो इसका जो आपका सही आंसर है, सही आंसर क्या है? जॉन रे। कौन है आपका? जॉन रे। जॉन रे ने इनसे संबंधित आपकी तालिका विकसित की थी। ये आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कपास के रेशे से प्राप्त, मतलब कपास के रेशे किससे प्राप्त आप करते हैं? चार ऑप्शन है, आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से, फल भित्ति से। चार ऑप्शन है, सभी कमेंट करके बताएंगे कि कपास के रेशे किससे प्राप्त करते हैं। बताएंगे सभी, कमेंट करें। कपास के रेशे जी, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बीज चोल। क्या होगा आपका? बीज चोल। तो बीज का जो ऊपरी आवरण होता है उससे आप कपास के रेशे प्राप्त करते हैं। इसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? जैसे कपास है तो आपने पढ़ा होगा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो इसमें आप जानते हैं कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। यानी कपास की खेती कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो याद रखेंगे काली मिट्टी में सबसे अच्छी आपकी होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कपास अनुसंधान केंद्र कौन सा है? कपास अनुसंधान केंद्र। अगर कपास अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो इसमें आप याद रखेंगे कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। और आपसे पूछा जाए कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है? रेशम कीट की जो अवस्था है तो आपको बताना है। तो जो रेशम का कीट होता है तो वो आपकी कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है? अंडा है, प्यूपा है, वयस्क है, लार्वा है। इनमें से आपको एक सही बताना है। ज्यादातर आपको सही को मालूम करेंगे कि अंडा, प्यूपा, वयस्क और लार्वा। जी कमेंट करके बताएं सभी। कुछ का कमेंट सही आ रहा है जी। अंडा, प्यूपा, वयस्क और लार्वा। तो आप पढ़ते हैं जो रेशम कीट है, रेशम कीट कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है? प्यूपा से। कौन सी अवस्था से प्राप्त होता है? प्यूपा। और रेशम कीट से एक ये भी जानेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन आता है सेरीकल्चर। क्या है आपका? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका आप उत्पादन करते हैं? तो सेरीकल्चर आप क्या होता है? रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? रेशम कीट पालन। एपीकल्चर अगर आपसे पूछा है, एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है। और पीसी कल्चर पूछे तो क्या है आपका? मछली पालन है। और आपसे पूछे पोल्ट्री कल्चर पूछे तो मुर्गी पालन है। तो इनको भी आप याद रखेंगे। तो आपका हो गया रेशम कीट पालन कौन सी? आपका सेरीकल्चर आपका करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? रेशम कीट पालन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहां पर स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत तो चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। बताएंगे सभी, कमेंट करें। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत पहले भी आपका कई परीक्षाओं में आपका पूछा गया है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहां पर स्थित है? जी सभी कमेंट करके बताएंगे ड्राकेंसबर्ग पर्वत। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है इसका? दक्षिण अफ्रीका। कहां पर आपका? दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहां पर आपका? दक्षिण अफ्रीका। पर्वत में 3-4 और आप जरूर याद रखेंगे। एक बहुत आता आपका एटलस। एटलस पर्वत कहां पर है? एटलस अगर आपसे पूछ रहा है कहां पर है जी? मोरक्को। एटलस कहां पर है? मोरक्को। आपसे पूछा जाए जी रॉकीज पर्वत कहां पर है? रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज आप याद रखेंगे कहां पर है? उत्तर अमेरिका। रॉकीज पर्वतमाला कहां पर है? उत्तर अमेरिका। आपसे पूछे जी एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? एंडीज कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। कहां पर है एंडीज पर्वतमाला? दक्षिण अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा, इसमें हो गया क्लियर। आपसे पूछेगा रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वासजेस। वासजेस पर्वतमाला। वासजेस याद रखेंगे, ये फ्रांस और कौन सा देश है दूसरा? जर्मनी। फ्रांस व जर्मनी के बीच। आपसे पूछा जाएगा जूरा। जूरा अगर आपसे पूछ रहा है तो ये फ्रांस और दूसरा देश कौन है? स्विट्जरलैंड। फ्रांस और कौन सा है? स्विट्जरलैंड के बीच है। आपसे पूछा जाएगा जूरा हो गया। ऐसे आपसे पूछे जी आल्प्स। आल्प्स अगर पूछ रहा है, ये बड़े महत्वपूर्ण है, फ्रांस और इटली। ये फ्रांस चारों तरफ से घिरा हुआ है आपका, फ्रांस व इटली। आपका क्लियर हो गया। वासजेस हो गया, जूरा हो गया, आल्प्स हो गया। क्लियर हो गया।
तो एटलस अगर पूछ रहा है मोरक्को, रॉकीज पूछ रहा है उत्तर अमेरिका, एंडीज पूछ रहा है दक्षिण अमेरिका, वाजेस पूछ रहा है तो फ्रांस और जर्मनी, जूरा पूछ रहा है फ्रांस और स्विट्जरलैंड, और आल्प्स पूछ रहा है तो क्या हो गया फ्रांस और इटली। क्लियर हो गया सभी का जी। तो इनको भी आप याद रखेंगे इसी के साथ। रॉकीज और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला? एंडीज पर्वतमाला। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम छोर पर फैली हुई है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आपसे पूछे तो सबसे लंबी पर्वतमाला भी आप याद रखेंगे कौन सी? आपके एंडीज पर्वतमाला। और आपसे पूछे विश्व का सबसे पुरानी पर्वतमाला किसको बोलते हैं? अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत में से ही बहुत आता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबसे पुराना अरावली पर्वत। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे एंडीज है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। कमेंट करके बताएंगे। ज्यादातर विद्यार्थियों को कमेंट सही आ रहा है जी। आगे बढ़ेंगे सभी कमेंट करें। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध जी। तो इसमें आप देखते हैं ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ रखा है 2 ग्रह हैं। एक तो कौन है? आपका बुध है, और एक कौन है? आपका शुक्र। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास आपका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। और ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? आपका बुध। कौन है? आपका बुध। क्लियर हो गया? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो कौन है? आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। नीला ग्रह कौन है? आपका पृथ्वी है। क्लियर हो गया जी। और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो ऐसे 2 ग्रह हैं, एक कौन है? शुक्र है, और एक कौन है? अरुण है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में आपके घूमते हैं, इनको याद रखेंगे। सौरमंडल का आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा पूछे तो कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा पूछे तो कौन है? आपका बुध। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे इसी क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट, सिलवासा राजधानी है। सिलवासा बताएंगे सभी। केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे सिलवासा। सिलवासा जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश। सभी बताएं कमेंट करके जी। सभी बताएंगे, कमेंट करें सभी जी। इसमें सिलवासा किसकी है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आपका सिलवासा। दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये दोनों अब एक कर दिए गए। ये दोनों आपके एक कब किए गए थे? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हैं। और इनकी कैपिटल क्या है? दमन। क्या है आपकी? दमन। और अरुणाचल प्रदेश की सब जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है कैपिटल? ईटानगर। क्लियर हो गया? और आपसे ये बहुत क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो आपकी राजभाषा है वो कौन सी है? तो लक्षद्वीप कौन सी है? मलयालम। कौन सी? आपके मलयालम। और आपसे पूछा जाए जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? तो केरल राज्य का जो आपका हाई कोर्ट है उसके अधीन कौन आता है? लक्षद्वीप। याद रखेंगे लक्षद्वीप के बारे में इतना जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? अभी हमने इस पे चर्चा की थी और क्वेश्चन आपके सामने है। तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। जल्दी से कमेंट करें सभी कि जो आपका कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। सभी बताएंगे जी। कपास की खेती, कपास की खेती के लिए आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त है जी। सभी का जो आंसर है वो सही आ रहा है। तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। कौन सी है जी? आपके काली मिट्टी। अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब होता है या कब होता है चंद्र ग्रहण? आपको बताना है। पूर्णमासी को होगा, अमावस को, प्रथम चतुर्थ और आपका तृतीय चतुर्थ। तो ये आपको बताना है इसमें कब होगा। सभी कमेंट करके बताएं। चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण कब होगा, सही बताएं सभी आंसर। तो ये कब होगा आपका पूर्णमासी को, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दो आप पढ़ते हैं। एक क्या है चंद्र ग्रहण है और एक क्या है जी, एक आपका सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण हो गया और एक क्या है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण अगर आपसे पूछ रहा है चंद्र ग्रहण कब होगा, हमेशा ये होगा आपका पूर्णमासी को, पूर्णमासी को होगा। और इसमें क्या स्थिति होगी, एक तरफ तो कौन है आपका, एक तरफ है सूर्य और एक तरफ कौन है, एक तरफ आपका कौन है चंद्रमा, एक तरफ हो जाएगा सूर्य और एक तरफ कौन है आपका चंद्रमा और बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगी पृथ्वी। याद रखेंगे चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण होगा हमेशा अमावस को। कब होगा, अमावस को होगा। और इसमें क्या है, एक तरफ तो होगा आपका क्या है सूर्य, सूर्य हो गया और एक तरफ क्या होगी आपकी पृथ्वी और बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा चंद्रमा। तो इनको याद रखना है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन आ जाएगा चंद्रमा और चंद्र ग्रहण की स्थिति में बीच में कौन आ जाएगी आपके पृथ्वी। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताएंगे सभी। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी बनाते हैं इस दिवस को। तो ऑप्शन देख रहे हैं 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1948। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। संयुक्त राष्ट्र संघ, ज़्यादातर आपका जो आंसर है सही आ रहा है सभी का जी, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसमें आपका क्या है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। और प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाते हो आप, 24 अक्टूबर को बनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में भारत कब शामिल हुआ था, बताएंगे सभी कमेंट करके। संयुक्त राष्ट्र में भारत कब शामिल हुआ, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। बताएंगे सभी कमेंट करके कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ है। तो आप भारत का भी विशेष याद रखेंगे। भारत कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945। भारत कब शामिल हुआ है, 30 अक्टूबर 1945। इसे आप नोट करके याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ है, 30 अक्टूबर 1945। क्लियर हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 23 वर्ष। बताएंगे सभी, कमेंट करें। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 23 वर्ष। बताएंगे सभी, ज्यादातर सही कर रहे हैं क्वेश्चन जी। कमेंट बहुत विद्यार्थियों का सही आ रहा है जी। इसमें कितनी होती है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, 21 वर्ष। अब आयु से, न्यूनतम आयु से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे एक बार हम देखते हैं, उन पे गौर करते हैं। न्यूनतम आयु से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है ये आपको क्रम से याद रखना है। अगर आपसे पूछे जी वोट डालने के लिए कितनी चाहिए, वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए एक तो ये क्वेश्चन है। आपसे पूछे पंचायत का सदस्य बनने के लिए, पंचायत में या तो आप प्रधान बने तो, मेंबर बनेंगे तो, या आप बनेंगे जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनने, जिला पंचायत सदस्य बनने, या प्रमुख बनने, या बीडीसी बनने। तो पंचायत का सदस्य, पंचायत का सदस्य, पंचायत का सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए, पंचायत का सदस्य के लिए फिर आपको याद रखना है, पंचायत के सदस्य के लिए हो गया। आपको याद रखना है लोकसभा, लोकसभा का सदस्य के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए जी। आपसे पूछा जाएगा विधानसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य के लिए। आपसे पूछा जाएगा जी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, विधान परिषद। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं जी राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा जी उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए। अगर आपसे न्यूनतम आयु से पूछेगा तो इस टेबल से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा जी राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए, ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, ये सब न्यूनतम आयु से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इन पे आपको
गौर करना है। वोट डालने के लिए आप सब जानते हैं कितनी होती है आपकी 18 वर्ष। कितने वर्ष है? 18 वर्ष। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया? 18 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी है आपकी? 21 वर्ष। वेरी गुड। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी है आपके? 21 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप याद रखेंगे 25 वर्ष। नेक्स्ट बताएंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी है आपकी? 30 वर्ष। आप बताएंगे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी है? 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट आपको बताएंगे राष्ट्रपति के लिए कितनी है? 35 वर्ष। आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है आपकी? 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए कितनी है आपके? 35 वर्ष। पीएम के लिए कितनी है आपके? 25 वर्ष। लेकिन अगर लोकसभा का सदस्य है तब 25 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य है तो कितने वर्ष है? 30 वर्ष। तो क्लियर हो गया आपका। ये न्यूनतम आयु से संबंधित है आपके, इनको ध्यान रखेंगे। जो आपका निम्न सदन होता है उसमें 25 वर्ष होती है, और जो आपका उच्च सदन होता है उस सदन में कितनी होती है? 30 वर्ष। क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये अच्छे आपके प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे को कौन से मामले में आपका ये सिद्धांत में आपका प्रस्तुत किया था? तो ये 4 ऑप्शन है। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। बताएंगे सभी, कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आपका परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय, बताएंगे संविधान का बुनियादी ढांचा। तो आप पढ़ते हैं संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, ऑप्शन ए क्या है आपका? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती आपने पढ़ा होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये किस वर्ष आपका था? 1973 में आपका इस मामले में हमने सुनवाई की थी। और अभी तक जितने भी आपके मामले में हैं या आपके जितने भी वाद हैं, उसमें सबसे बड़ी जो संविधान पीठ बैठी है वो इसी मामले में बैठी थी। अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ, संविधान पीठ थी अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ। क्या थी आपकी? सबसे बड़ी संविधान जो पीठ है वो इसी मामले में बैठी थी, सबसे बड़ी संविधान पीठ। तो सबसे बड़ी संविधान पीठ इस मामले में बैठ, कितने जज बैठे थे इसमें संविधान पीठ में? तो इसमें थे आपके, एक यहाँ से उठाएंगे, 3 यहाँ से उठाएंगे, तो कितने थे आपके? 13 न्यायाधीशों की आपकी संविधान पीठ थी, जिसमें 7:6 के अनुपात से आपका फैसला सुनाया गया था। ये याद रखेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद क्लियर हो गया, उच्चतम न्यायालय से संबंधित है आपका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है? तो आप बताएंगे तदर्थ न्यायाधीश कहां पे नियुक्त होता है? उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में। कमेंट करके बताएं, सभी बताएंगे कमेंट करके। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था करता है, कहां पे करता है तदर्थ न्यायाधीश? जी ऑप्शन आपके सामने है सभी के। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पर है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था होती है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में आप पढ़ते हैं, तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है? तदर्थ न्यायाधीश क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? 127। 127। तो 127 की बात आ गई तो सीधा सा बात है आर्टिकल 124 से और 147 तक आपका कौन सा विवरण मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय का विवरण मिलता है। तो आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश आपका नियुक्त किया जाता है। और तदर्थ न्यायाधीश केवल कौन से कोर्ट में आपका नियुक्त होता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आपका तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त होगा? तो हमने कोई संविधान पीठ बनाई है, उसकी गढ़पूर्ति या कोरम संख्या के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। फिर बात आती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान हमने कौन से देश से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस देश से। तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है करता कौन है? ऑप्शन मिलेंगे राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति की अनुमति पर। कौन करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति पर, ये याद रखना है। ज्यादातर आप पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं करेगा, तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति पर कौन करता है? सीजेआई। सीजेआई क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और तदर्थ न्यायाधीश केवल कहां पे नियुक्त होता है? सर्वोच्च न्यायालय में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है,
कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक यहाँ पे धन विधेयक आएगा कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर, इसके बारे में कौन बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसके बारे में कौन बताएगा, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारत का राष्ट्रपति है, भारत का वित्त मंत्री है, राज्यसभा का सभापति है, लोकसभा का स्पीकर है। बताएंगे सभी कि धन विधेयक का जो निर्णय है वो कौन करता है जी। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है आपका लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। धन विधेयक से संबंधित आपने 2 आर्टिकल पढ़े होंगे, एक आर्टिकल 9 और एक आर्टिकल 110। आर्टिकल 109 में क्या है, आर्टिकल 109 में कहा गया है कि धन विधेयक केवल कहां पे पेश होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। कहां पर, लोकसभा में पेश होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, 109 में। आपसे पूछे जी धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की अगर परिभाषा अगर आपसे पूछ रहा है, धन विधेयक की परिभाषा ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 110। तो याद रखेंगे धन विधेयक, तो धन विधेयक का आपका कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करेगा। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, 109 है, और धन विधेयक की परिभाषा 110 है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। बताएंगे सभी, कमेंट करें। त्रिरत्न में विश्वास करता है, सभी बताएं जी कमेंट करके क्या इसका सही आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सभी जी, कमेंट करें सभी। तो इसमें आप बताएंगे आंसर कौन सा सही है। बौद्ध धर्म, आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है आपके, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से। एक तो क्या है, एक तो है बौद्ध, एक क्या है आपका धम्म, और एक क्या है आपका संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये क्या कहलाते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं बौद्ध, धम्म और संघ। आपसे पूछा जाता है जो जैन धर्म है, जैन धर्म में इस तरीके की मान्यता देता है। तो जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से। एक तो आप पढ़ते हैं सम्यक दृष्टि, क्या है, सम्यक दृष्टि, और क्या है, सम्यक ज्ञान, और क्या है जी, सम्यक आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जबकि त्रिरत्न में विश्वास कौन करता है, ये 3 रत्न है, बौद्ध, धम्म और संघ। ये क्लियर आपका हो गया। बौद्ध धर्म आपने पढ़ाई है, गौतम बुद्ध इसके फाउंडर है, ये क्लियर हो गया। और जैन धर्म के फाउंडर कौन है आपके, ऋषभ देव। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, भास है, कालिदास है, भवभूति है, या आपका बाणभट्ट है। सभी बताएंगे, कमेंट करें सभी। मालती माधव नाटक की रचना किसने की थी जी, सब बताएंगे। मालती माधव, तो मालती माधव का ऑप्शन अगर बात करें तो इसकी रचना किसने की थी, भवभूति। किसने की थी, भवभूति। क्लियर हो गया। बाणभट्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने आपके 3 पुस्तक लिखी हैं, कौन कौन से। एक तो आपने पढ़ी होगी हर्षचरित, कौन सी है, हर्षचरित। एक पढ़ी है कादम्बरी, और एक कौन सी आपकी, चंडी शतक। आपकी कौन सी है, चंडी शतक। क्लियर हो गया। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक बाणभट्ट ने लिखी है। कालिदास ने भी आपने पढ़ा होगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको बोलते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसमें आपने पढ़े होंगे जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभव, ये सब किसकी रचना है, ये आपकी कालिदास की रचना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, बताएंगे सभी, कमेंट करें। दिल्ली में जंतर मंतर,
तो दिल्ली में जंतर मंतर कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह सेकिर ने, सभी बताएंगे जंतर मंतर। तो दिल्ली में जंतर मंतर की अगर बात करें किसने करवाया था, जय सिंह सेकिर ने, जय सिंह सेकिर। अगर आपसे पूछा जाए भारत देश में कुल कितने जंतर मंतर हैं, भारत देश में कुल कितने जंतर मंतर हैं, भारत देश में जंतर मंतर की संख्या कितनी है, जंतर मंतर वेधशाला, तो बताएंगे आप कितनी संख्या है इनके। ऑप्शन में 1 2 3 4 5, सभी कमेंट करके बताएं जंतर मंतर की संख्या कुल कितनी है, सभी बताएंगे जी जंतर मंतर की संख्या। तो आपको याद रखना है भारत देश में कुल जंतर मंतर कितने हैं, 5 हैं। है कहाँ कहाँ पर वो आप जानेंगे, जंतर मंतर है कहाँ कहाँ पर, 5। तो आप याद रखेंगे, एक तो आपने पढ़ लिया जी कहाँ पर है, एक तो हो गया आपका दिल्ली में, फिर आप आगे बढ़ेंगे दिल्ली वाया, फिर आप जाएंगे मथुरा, मथुरा के बाद याद रखेंगे जयपुर में, उसके बाद आप याद रखेंगे उज्जैन में, और उज्जैन के बाद याद रखेंगे वाराणसी में। कहाँ पर आपका, वाराणसी। तो याद रखेंगे भारत में कुल जंतर मंतर की संख्या कितनी है, 5, और 5 में कहाँ कहाँ पर है, दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण, जैसे तेल है तो तेल को रिफाइंड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। Fe लोहा, Na निकेल, Mo मोलिब्डेनम और Pd। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, बताएंगे सभी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, सभी कमेंट करें, सभी बताएंगे जी। इसमें कौन सा सही है आपका, Na क्या है आपका, निकेल। निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण के लिए आपका किया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। T20 जो आपकी सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। टॉप 20 सीरीज है आपकी क्वेश्चन की, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें आपके लिए। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है, जल की अस्थायी कठोरता। ये 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताएंगे सभी कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, ये सब बताएंगे जी। इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो जल की अस्थायी कठोरता इसके कारण आपकी रहती है। क्लियर हो गया। तो ये हमारी जो एसएससी जीडी की आपकी परीक्षा है या और भी कोई आपका अन्य एग्जाम है, तो उसके लिए आपके मॉक टेस्ट की टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, तो उसकी एक सीरीज ये संचालित की गई है। और आप सभी कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, और आपके पास जो भी माध्यम हो उस माध्यम से आप इस सीरीज को शेयर करें और हमारा साथ दें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।